हेलो स्टूडेंट्स, एक सीरीज नई शुरू की थी मैंने यूनिवर्स के ऊपर। जो है हमारा जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना, इसका एक थर्ड पार्ट है, तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिवर्स कैसे बना और उसमें हमारे वेद क्या कहते हैं, जब यूनिवर्स नहीं बना था तब क्या स्थिति थी। फिर दूसरा वीडियो बनाया था मैंने, यूनिवर्स में बहुत से स्टार्स हैं, स्टार्स बहुत से मिलकर के गैलेक्सी बनाते हैं। गैलेक्सी के ऊपर बनाया था। हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। बहुत सी गैलेक्सीज मिलकर क्लस्टर बनाती है, सुपर क्लस्टर बनाती है। हमारी गैलेक्सी किस क्लस्टर का हिस्सा है, ये सब पिछले वीडियो में था। अब गैलेक्सी किससे बनती है? स्टार से बनती है। अब हम स्टार्स की बात करेंगे। सन भी एक स्टार है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पर्टिकुलर सन की बात करेंगे कि सन कैसे बना, उसकी क्या स्थिति है। लेकिन आज हम स्टार्स की बात करेंगे कि सभी तारे, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, तारे का जीवन चक्र। तारा भी जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर बाद में उसका अंत भी होता है, या कह सकते हैं उसकी मृत्यु भी होती है। तो कैसे उसका जन्म होगा, कैसे वो बढ़ेगा, किन बातों पे डिपेंड करेगा कि उसका अंत कैसे होगा, वो सारा आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था नेबुला क्या है। नेबुला एक क्लाउड है जिसमें डस्ट है, गैसेज है। मेन गैसेज कौन सी है यूनिवर्स में? हाइड्रोजन, हीलियम है। तो नेबुला से एक स्टेज आएगी, अभी डिटेल बाद में बताऊंगा, अभी मोटा मोटा एक खाका से बता रहा हूं। एक स्टेज आएगी कि पहली स्टेज है प्रोटोस्टार बनेगा, फिर उससे स्टार बनेगा। अब स्टार जो है तो लो एंड मीडियम मास स्टार्स है। सन भी हमारा क्या है, इसी कैटेगरी में आएगा। यानी सन का जितना मास है और उससे कम मास जिन भी स्टार्स का है उनको हम लो एंड मीडियम में कहेंगे, और जिनका मास सन के मास से 8 गुना से भी ज्यादा है उनको हम कहेंगे हाई मास स्टार्स। तो दो तरह की श्रेणियां बनेगी। फिर दोनों स्टार्स रेड जायंट की स्टेज में जाएंगे। जो लो और मीडियम मास के उनको हम रेड जायंट बोल देते हैं, इसको रेड सुपर जायंट बोल देते हैं। फिर उसके बाद रेड सुपर जायंट की क्या स्टेज आएगी? सुपरनोवा कैसे होगा, सुपरनोवा से न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनेगा, ब्लैक होल कैसे बनेगा, और रेड जायंट से व्हाइट ड्वार्फ कैसे बनेगा। जो हमारा सन है वो भी इसी श्रेणी में है। अंतिम उसका जो टारगेट है वो क्या है? व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, कभी कभी श्वेत बोना तारा बोलते हैं इसको। तो अब हम इसको डिटेल में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है, आर ऑल स्टार्स द सेम? देखो, जब हम रात को तारों को देखते हैं हमें तो लगता है सारे तारे एक जैसे ही है। हाँ, कोई कम चमकता है, कोई तेज चमकता है, ये तो हो सकता है। लेकिन क्या वास्तव में सारे स्टार्स एक जैसे ही हैं? तो ऐसा नहीं है। एवरी स्टार इज यूनिक। हर स्टार अपने आप में यूनिक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ सन, स्टार्स आर ऑल सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट दे अपीयर एज पिन पॉइंट्स ऑफ ट्विंकलिंग लाइट। सन तो हमें लगता है सन अलग है, बाकी तारे अलग है, लेकिन सन भी एक स्टार है, लेकिन वो बहुत नजदीक है। मतलब इतना नजदीक भी नहीं है, लेकिन और स्टार्स की तुलना में नजदीक है। तो और जो स्टार्स है वो इतनी दूर है कि वो हमें पिन पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। बट इवन दो दे मे लुक लाइक द सेम टू द नेक्ड आई, हमें नंगी आंख से तो वो सेम दिखते हैं, लेकिन दे ऑल हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग गुण है सभी के। डिफरिंग इन साइज, साइज अलग अलग है। टेम्परेचर सभी का अलग अलग है। कलर सभी का अलग अलग है। ब्राइटनेस लेवल भी अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन हाउ ओल्ड दे आर। ये सब कुछ डिपेंड करता है किस बात पे? कि उनकी एज कितनी हो गई है, वो कितने पुराने हो गए हैं, उसके आधार पे ये सारी साइज, टेम्परेचर, ये सारी बातें अलग अलग होंगी। हाउ टू फॉर्म ए स्टार, स्टार बनता कैसे है? एवरी स्टार बिगिंस इट्स लाइफ इन ए नेबुला। ये मैंने बता दिया था पहले भाई। नेबुला क्या है? वास्ट क्लाउड ऑफ गैस, गैसेज है, इसमें डस्ट है। गैसेज कौन सी है? मेनली हाइड्रोजन और हीलियम है।
टू लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है, और लाइट भी है, ये बड़े हल्के हैं। इन ए नेबुला ग्रेविटी पुल्स टुगेदर गैस पार्टिकल्स टू फॉर्म डेंस मोलिकुलर क्लाउड्स। तो नेबुला में भी ग्रेविटी है। ग्रेविटी धीरे धीरे जो नेबुला के आसपास के गैसेज हैं, डस्ट है, उसको अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचना शुरू करेगी। करते करते वो बड़े डेंस हो जाएंगे, बड़ा इकट्ठा हो जाएगा, डेंस क्लाउड्स हो जाएंगे। इवेंचुअली दिस कोलैप्सिंग मटेरियल बिकम्स हॉट, और ये आपस में टकराएंगे सभी कण। गैस के भी पार्टिकल्स हैं, डस्ट के भी पार्टिकल्स हैं। जब आपस में कोई चीज टकराती है तो उससे हीट पैदा होती है, तो वो इतने हॉट हो जाएंगे टू फॉर्म ए प्रोटोस्टार, कि उनकी स्टार की पहली स्टेज बन जाएगी प्रोटोस्टार, गर्म होने के कारण। ये शुरू में नेबुला में गैसेज है, डस्ट है, ये सारा इकट्ठा होकर के क्या बनाएगा, सबसे पहली स्टेज क्या गई, प्रोटोस्टार बनेगा। देखो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब प्रोटोस्टार के बाद स्टार बनना है। इफ दिस प्रोटोस्टार कंटिन्यूज टू गैदर मास एंड ही, अच्छा पहले तो मास को समझते हैं। मास क्या है? जब मैं मास की बात करता हूं तो आमतौर पर हम ये बड़ा गलत बोलते हैं। हम कहते हैं बच्चे को, या खुद भी हम कहते हैं कि 5 किलो चीनी लेके आनी है हमें, तो 5 किलो इसका वेट है, जबकि 5 किलो वेट नहीं है। 5 किलो क्या है? मास है। मास क्या है? क्वांटिटी ओ प्रेजेंट इन द मैटर। मैटर में कितनी क्वांटिटी है, जिसको हम किलो में मापते हैं, तो वो मास है। जो कुछ भी हम बोलते हैं किलो में जो लेंगे, उसको हम जब बोलते हैं कि इसका वजन इतना है, तो एक्चुअली में गलत है। मास और वेट में फर्क है। ये जो है 5 किलो में, 10 किलो में, 20 किलो में जो लेंगे, वो क्या है? उसका मास है। वेट तो एक फोर्स होती है जो ग्रेविटी से रिलेटेड होती है। अगर मान लो मैं कहूं आपको 10 किलो चीनी ली, तो 10 किलो उसका मास हुआ, और वेट उसका कितना होगा? उसका वेट होगा 98 न्यूटन। वेट एक फोर्स है, और फोर्स न्यूटन में मापी जाती है, उसका यूनिट न्यूटन है। ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते, बस इतना समझिए कि जो हम बोलते हैं आमतौर पे कि इसका वजन 10 किलो है, वो वजन नहीं है, वो उसका मास है। हिंदी में इसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। तो अगर जो वो प्रोटोस्टार है वो अपने मास को कंटिन्यू रहेगा, उसको इकट्ठा मतलब डेंस होता रहेगा, हीट बढ़ती चली जाएगी, तो वहां एक प्रोसेस शुरू होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हाइड्रोजन बम है वो भी इसी के सिद्धांत के बेस पे बनता है। फ्यूजन का मतलब है हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर के अगली नेक्स्ट जो है गैस है हीलियम बनाना शुरू कर देगी। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूज होकर के मिल करके हीलियम बनाएंगे। जो एटम बम है वो फ्यूजन नहीं है, वो फ्यूजन पे डिपेंड करता है। साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं फ्यूजन का मतलब टुकड़ों में होना, और फ्यूजन का मतलब जुड़ना। तो जब प्रोटोस्टार में उसका मास और ज्यादा इकट्ठा होता रहेगा, हीट बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाएगा एट इट्स कोर, इसके कोर में, सेंटर में, सिग्नलिंग द बर्थ ऑफ ए फुल्ली फ्लैश स्टार, और जो धीरे धीरे ये फुल फ्लैज स्टार बन जाएगा। व्हेन द कोर टेम्परेचर रीचेज, कब? जब टेम्परेचर उसके कोर में कितना होगा? नियर अबाउट 1 मिलियन केल्विन। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख केल्विन, इतना टेम्परेचर होगा, तब ये फ्यूजन शुरू होगा। फ्यूजन में क्या होगा भाई? हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम। ये मैंने बता दिया, हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम बनाएगा, रिलीजिंग इमेंस एनर्जी एंड प्रोटोस्टार बिकम स्टार। बहुत ज्यादा एनर्जी इससे निकलेगी, और अब प्रोटोस्टार क्या बन गया? स्टार के पोजीशन में बन गया। उसको हम कहेंगे स्टार हो गया है। तो प्रोटोस्टार से स्टार हो गया। तो क्या जो सारे प्रोटोस्टार स्टार है, क्या वो सारे स्टार बनते हैं? नहीं। ब्राउन ड्वार्फ आर द स्टार्स दैट आर नॉट मैसिव इनफ टू स्टार्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इन देयर कोर। कुछ जो प्रोटोस्टार है वो इतने डेंस या इतने हॉट नहीं होंगे कि उनमें फ्यूजन शुरू होगा।
तो जिन प्रोटोस्टार में फ्यूजन शुरू नहीं होगा, जिनमें हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम नहीं बनाएगी, वो उनको हम फेल्ड स्टार बोलेंगे और उनका नाम क्या दिया गया है, ब्राउन ड्वार्फ। ड्वार्फ बोलते हैं बोने को, तो ये बड़े छोटे छोटे तारे कहते हैं, इसलिए ब्राउन ड्वार्फ। तो ये फेल्ड स्टार्स है, यानी हर प्रोटोस्टार स्टार नहीं बनता। Therefore, these stars don't shine, इसलिए चमकते नहीं, बट आर इंस्टेड ए डार्क रेडिश ब्राउन। लेकिन फिर भी इनका अस्तित्व तो है, तो इनको हमें पढ़ना तो चाहिए। तो सारे प्रोटोस्टार स्टार नहीं बनेंगे। जिन प्रोटोस्टार में इतना टेम्परेचर नहीं बन पाएगा कि हाइड्रोजन फ्यूज करना शुरू हो जाए, आपस में मिलकर हीलियम बनाना शुरू कर दे, तो जिनमें इतना टेम्परेचर नहीं बनेगा वो फेल्ड स्टार्स है और उनको बोलते हैं ब्राउन ड्वार्फ। अब प्रोटोस्टार से स्टार बन गया, अब वो बहुत समय तक स्टेबल स्टार रहेगा, शाइनिंग करना शुरू कर देगा। एज द न्यू बॉर्न स्टार ऑफन ब्लू इन कलर। अब ध्यान रखना है, हमें तो सारे सफेद दिखते हैं। जो इनिशियल स्टेज आएगी प्रोटोस्टार के, स्टार बनेगी, वो ब्लू होगा। ब्लू सबसे गर्म होता है। 6th-7th में क्वेश्चन आता है, मोमबत्ती की ज्वाला के 4 भाग बताइए। व्हाट आर द 4 जोन्स ऑफ फ्लेम इन अ कैंडल। तो उसमें हम अलग पार्ट करते हैं। तो जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो हमें दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई तो देता है येलो कलर का, उसके बाहर भी एक पार्ट है जो हमें विजिबल नहीं होता, वो ब्लू कलर का होता है। यानी ब्लू कलर समझो सबसे हॉट पार्ट। तो यहां ये स्टार जो है बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए इनका कलर क्या है, ब्लू कलर है। टू इट्स हाई टेम्परेचर बिगिंस इट्स लाइफ। लाइफ शुरू हो गया। It spends billions of years converting hydrogen into helium. हाइड्रोजन से हीलियम बनती रहेगी बिलियंस ऑफ ईयर्स। 1 बिलियन होता है 1 अरब, अरबों वर्ष तक ऐसा चलता रहेगा, फ्यूजन उनमें चलता रहेगा। दिस प्रोसेस रिलीजेस ट्रेमेंडस एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, विच कीप्स द स्टार स्टेबल एंड शाइनिंग, जिससे स्टार स्टेबल जो है सिचुएशन में भी रहेगा और शाइन करना शुरू कर देगा। अभी ये स्टेज नहीं आई है, ये इससे पहले ब्लू बनेगा, ये बाद की स्टेज है। इसके बाद येलो बनेगा भाई, और बीच में व्हाइट भी बनेगा। ब्लू स्टार या ब्लू स्टार चेंजेस टू व्हाइट। ब्लू स्टार बाद में व्हाइट बनेगा एंड देन फाइनली येलो एज इट्स सरफेस टेम्परेचर डिक्रीजेज। जो जो सरफेस का टेम्परेचर पहले ब्लू था तो बहुत हॉट था, धीरे 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 करके ठंडा होगा, और ठंडा होता रहेगा तो ब्लू से पहले व्हाइट बनेगा, फिर येलो हो जाएगा। सन इज ए येलो ड्वार्फ स्टार। देखो सन देखने से तो हमें व्हाइट दिखता है। सन वैसे तो सभी तरह के जो लाइट्स फेंकता है, सारी लाइट्स मिल करके व्हाइट बनाते हैं, वो आपको पता है, अलग से स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक है। लेकिन टेक्निकली जो हम कहेंगे उसको क्या कहेंगे हम, सन क्या है, येलो ड्वार्फ स्टार है। तो पहले ब्लू होगा, फिर व्हाइट होगा, फिर रेड होगा। ब्लू सबसे हॉट है। रेड जायंट। अब पहले प्रोटोस्टार बना, फिर स्टार बना, स्टेबल सिचुएशन में रहा, उसके बाद डिपेंड करता है, हाँ रेड जायंट भी जो स्टेज है कॉमन है, सभी इसमें पहुंचेंगे। जो एक बार प्रोटोस्टार से स्टार बन गए वो सभी स्टेज में पहुंचेंगे। As the star approaches the end of its life, it becomes red giant. बिल्कुल लाल हो जाएगा, रेड जायंट स्टेज बोलते हैं। At this point, the outer layers, अभी ध्यान रखना है, swell to hundreds of times the star's original size, and star cools. जो स्टार की बाहरी लेयर्स हैं वो बाहर फैलना शुरू हो जाएगी 100 of times, पता नहीं कितने गुना, जितना उसका ओरिजिनल साइज था उससे कई गुना बाहर की लेयर बाहर फैलती चली जाएगी। And the star cools, glowing a deep red. Core contracts. बाहरी हिस्सा फैलता चला गया बाहर, लेकिन जो अंदरूनी हिस्सा है, इनर पार्ट जो कोर है उसका, वो सिकुड़ेगा। While the outer layers expand, बाहरी परतें फैलेगी, कोर सिकुड़ेगा, becoming cooler and dimmer. बाहरी परतें तो फैल रही है, जो चीज ज्यादा फैलेगी वो ठंडी हो जाएगी, वो तो ठंडी होती चली गई। स्टार इन दिस फेज हैज एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ इट्स हाइड्रोजन। जितनी हाइड्रोजन थी वो सारी हीलियम में कन्वर्ट हो गई, ये समझो आप।
द कोर कंट्रैक्ट्स हीट्स अप, अब कोर सिकुड़ता चला जाएगा। जो चीज जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी धीरे धीरे कम जगह में हो जाएगा वो फिर दोबारा हीट होना शुरू हो जाएगा, हीट्स अप। अब हीलियम बन गई सारी, हाइड्रोजन तो अब रही नहीं, अब हीलियम का फिर फ्यूजन शुरू होगा। हीलियम से कंबाइन होके क्या बनाएगी, कार्बन और ऑक्सीजन बनाना शुरू करेगी। तो ये रेड जायंट स्टार की स्टेज है, इसको देख सकते हो। अब यहां एक बार दोबारा वही डायग्राम आ गया जो शुरू में था। नेबुला से स्टार बना, इनिशियल स्टेज प्रोटोस्टार बना, फिर स्टार बने, ये जो मेन सीक्वेंस आ गया। स्टार बने, स्टार को दो पार्ट में बांट दिया। सन या सन से जो है जैसे कम वेट वाले हैं वो लोअर मीडियम कहे, ज्यादा वालों को हाई मास स्टार्स का। फिर ये दोनों रेड जायंट में जाएगी। जो हाई मास वाला तो उसको हम रेड सुपर जायंट बोल देते हैं, इसको रेड जायंट है, एक स्टेज है। उसके बाद जो हमारा सन है वो इसमें है, तो रेड जायंट से अल्टीमेटली क्या बनना है, व्हाइट ड्वार्फ बनना है। सन भी अल्टीमेटली व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, एक सफेद रंग का जो है बोना तारा बनेगा। और बीच में एक स्टेज आएगी इसकी प्लेनेटरी नेबुला, जिसमें धीरे धीरे बाहरी आवरण खत्म होता चला जाएगा, अंदर सिकुड़ता चला जाएगा और अंतिम क्षण इसका ये बनेगा। लेकिन जो हाई मास के स्टार्स है भाई उनमें सुपरनोवा आएगा, और सुपरनोवा के बाद भी दो स्टेज आएगी। अब हम वो करते हैं। सुपरनोवा क्या है, 4 स्टार्स लार्जर देन आवर सन, हमारे सन से बड़े स्टार है। बड़े कैसे, मास में, जिनका वजन ज्यादा है। मैं बात वजन की कर रहा हूं, लेकिन वजन नहीं, एक्चुअल में द्रव्यमान है। सन के मास से 8 गुना से लेकर के 20 गुना तक जो स्टार्स है वो सुपरनोवा की स्टेज में पहुंचेंगे। दिस एंड कम्स इन द फॉर्म ऑफ सुपरनोवा, मैसिव एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा विस्फोट होगा यूनिवर्स में। ट्रिगर्ड व्हेन द कोर कोलैप्सेस, कोर कोलैप्स करता चला जाएगा अपनी ग्रेविटी में और बाहर विस्फोट हो गया। सुपरनोवा एक्सप्लोजन इज वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट इवेंट्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में बड़ी विध्वंसक घटना होती है ये। रिलीजिंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी निकलेगी, स्कैटरिंग हैवी एलिमेंट्स। अब जब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सन में केवल हाइड्रोजन हीलियम नहीं है, 10 उसमें मैंने एलिमेंट्स बताए थे। तो इनमें आयरन भी है, गोल्ड उसमें शायद नहीं था, यूरेनियम भी है। तो जब ये स्टार्स फैलेंगे, विस्फोट हो जाएगा, तो इस विस्फोट में जो हैवी एलिमेंट्स है, आयरन, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारे के सारे स्पेस में बिखर जाएंगे। दीज एलिमेंट्स आर क्रूशियल फॉर फॉर्मिंग। अब ये भी कोई वेस्ट नहीं है, इनसे फिर क्या बनेंगे, प्लैनेट्स बनेंगे, मून्स बनेंगे। जब प्लैनेट की अभी आगे मैंने अगला वीडियो मैंने बताया सन पे आएगा, फिर प्लैनेट्स की भी बात करेंगे, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। तो सुपरनोवा के बाद जो बच जाते हैं हैवी एलिमेंट्स, वो जो प्लैनेट्स बनते हैं उसमें काम आते हैं। स्टार लाइफ, स्टार का जीवन कितना है भाई, स्टार्स मास द अमाउंट ऑफ मटेरियल इट इज मेड ऑफ, मास क्या है जिससे बनता है, इट डिटरमिन्स हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू लिव, कितने लंबे समय तक रहेगा, किसी स्टार की कितनी आयु है, कितने ज्यादा सालों तक रहना है या कितने कम सालों तक रहना है, किस बात पे डिपेंड करेगा, द मास पे डिपेंड करेगा। ग्रेटर द मास शॉर्टर द लाइफ, ध्यान रखना है, जिन स्टार का मास ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, उनका जीवन कम है, और जिनका मास कम है उनका जीवन लंबा है। व्हाइट ड्वार्फ ये मैंने बताया था, ये सुपरनोवा किसमें हुआ था, जिनका मास ज्यादा है, सोलर मास से 8 से 20 गुना ज्यादा है। और जो हमारा सन है या उससे कम मास के जो स्टार्स है उनका एंड बनेगा व्हाइट ड्वार्फ में। इन स्मॉलर स्टार्स लेस देन द मास ऑफ सन, सन या सन से कम जिनका मास है, कोर कोलैप्सेस, कोर उसका कोलैप्स होता चला जाएगा भाई आपस में, और टू फॉर्म ए व्हाइट ड्वार्फ, एंड में व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। डेंस फेंटली ग्लोइंग रेमिनेंट, बड़ा डेंस है, फेंटली का मतलब बड़ा धीमा सा ग्लो करेगा ये। दैट कूल्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, अरबों वर्ष तक ठंडा होता चला जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ्स आर स्टेबल एंड दो दे इमिट लिटिल लाइट, हालांकि ये बहुत ज्यादा लाइट नहीं देते, दे रिमेन एज रेलिक्स ऑफ द स्टार दैट वंस वाज, इनको हम क्या कहेंगे, स्टार के रेलिक्स, अवशेष। तो किसी भी तारे का बाद में अवशेष जो बचता है एंड में, उसको हम व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं, सफेद बोना तारा। और हमारा सूर्य भी इस स्टेज में पहुंचेगा।
अभी सन की एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स। और कितनी बच गई? लगभग 5 बिलियन भी बोलते हैं, 5 से 6-7 बिलियन तक अभी और है। मोटा मोटे तौर पे कहे तो आधी उम्र सूर्य की हो गई है। न्यूट्रॉन स्टार, अब यहां तो आ गया, सन वाली स्टेज तो आ गई व्हाइट ड्वार्फ तक, लेकिन जो सुपरनोवा हुआ था उसके बाद फिर दो चीजें बनेगी, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बनेगा। तो न्यूट्रॉन स्टार क्या भाई? 4 लार्जेस्ट स्टार्स, डिफरेंट फेट अवेट्स आफ्टर द सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद उनका भाग्य कैसा होगा किस बात पर डिपेंड करेगा? इफ स्टार्स मास एक्सीड्स द चंद्रशेखर लिमिट 1.4 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन, और 1.4 सोलर मास, 1.44 है जबकि 1.4 कह देते हैं। अगर किसी स्टार का मास सन के मास से 1.4 टाइम्स या 1.4 सोलर मास कहते हैं, इतना है, उसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। अब ये चंद्रशेखर लिमिट कहां से आई? एक वैज्ञानिक हुए हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको हम इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट बोलते हैं। भारतीय थे, लाहौर में पैदा हुए थे जब भारत एक था, बाद में अमेरिका चले गए थे। और जो भारत के वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है रमन इफेक्ट्स के लिए, उनके भतीजे थे, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। स्टार्स ग्रेविटी विल कोलैप्स इट्स आइदर बिकम्स अ न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। और ब्लैक होल कब बनेगा? इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन स्टार एक्सीड्स द टोलमैन ओपेनहाइमर वोल्कोफ लिमिट। अब ये 3 अलग अलग वैज्ञानिक और हुए हैं। ओपेनहाइमर तो ये वो वैज्ञानिक है जिसने एटम बम बनाया था। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने एक और लिमिट तय की कि अगर जो है किसी स्टार का मास सोलर मास से 2.2 से 3 टाइम्स है, तो फिर ये न्यूट्रॉन स्टार की बजाय क्या होगा? ब्लैक होल बनेगा। इस पॉइंट इन स्पेस विद ग्रेविटी सो इंटेंस दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। वो जो ब्लैक होल होगा बिल्कुल ब्लैक, इतना डेंस हो जाएगा कि उसमें से लाइट भी पास नहीं कर सकती, इसलिए उसको हम ब्लैक होल बोलते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन आओगे, पीछे मैंने कहा था कि मास जो है तारों का 8 से 20 गुना हो, लेकिन सूर्य से बड़े जो जितने तारे हैं वो जाएंगे सुपरनोवा में। 8 से 20 गुना ज्यादा है तो समझ लो वो उनका एक अलग स्टेज है, वो जल्दी डेथ होएगी। लेकिन सूर्य या उससे कम मास को अलग याद रखना है, सूर्य और उससे ज्यादा मास को वो सारे इन स्टेजेस में आएगा। ये वही ये सारा समझाई दिया आपको कि हाई मास होगा न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, वेरी हाई यानी 1.4 सोलर मास होगा तो इतना, और उससे भी ज्यादा 2.2 से 3 तक, तो फिर वो ब्लैक होल बनेगा। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। क्लोजेस्ट स्टार्स टू द सन, सन के जो नजदीक है सबसे, वो कौन से स्टार है? सबसे नजदीक है सन की बात धरती के नहीं, सन के, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये 1915 में इसकी खोज हुई। उससे पहले हम किसको मानते थे? अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी, इन दोनों को 1689 में खोजा गया था। कितनी डिस्टेंस है इनकी सन से? प्रोक्सिमा सेंटोरी की 4.25 लाइट ईयर्स, ये लाइट ईयर्स है, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर क्या है ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। और ये दोनों पास पास ही है लगभग एक दूसरे के, 4.37 लाइट ईयर्स। तो सन के नजदीक कौन सा स्टार है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, 1915 में इसकी डिस्कवरी हुई। और उससे पहले या समझो दूसरे और तीसरे नंबर पे अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी। अब 5 हम स्टार्स की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा चमकते हैं। वैसे तो बहुत से स्टार्स हैं। हाउ ब्राइट ए स्टार अपीयर्स इन अर्थ स्काई डिपेंड्स नॉट ओनली हाउ मच लाइट इट प्रोड्यूसेस। कितना चमकीला है तारा, ये इस बात पे ही डिपेंड नहीं करता कि उसके वो लाइट कितना इमिट करेगा, लाइट कितना देगा, बल्कि किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे भी डिपेंड, मतलब लाइट पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी लाइट वो प्रोड्यूस करता है, उसकी ल्यूमिनोसिटी कितनी है, और इसके साथ साथ वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि अर्थ से कितनी दूर है। तो इन 5 में जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा है उसको बोलते हैं सीरियस। डॉग स्टार भी बोलते हैं, डॉग जैसी इसकी आकृति है।
और इंडियन अगर उसमें कहें इसको मृग व्याध बोलते हैं, मृग बोलते हैं हिरण को, व्याध शिकारी को, हिरण शिकारी। देखने में जैसा लगा ऋषि मुनियों को, उनको लगा कोई हिरण है, कोई शिकारी है साथ में, तो उन्होंने इसको मृग व्याध नाम दे दिया। इसकी डिस्टेंस कहां से, अब ये अर्थ से तुलना कर रहे हैं हम, 8.6 लाइट ईयर्स है और ब्राइटनेस इसकी -1.44। देखो ब्राइटनेस का जो लेवल है, स्केल जो है, जिसका जितना कम है उतना वो ज्यादा चमकेगा, ये ध्यान रखना है। ये माइनस में 1.44 है, ये माइनस में 0.62 है, तो ये माइनस की तरफ ज्यादा है, यानी जितना कम होगा ब्राइटनेस स्केल उतना वो ज्यादा चमकेगा। दूसरा स्टार है कैनोपस, इसकी डिस्टेंस 313 लाइट ईयर्स है और ब्राइटनेस स्केल जो है इसका माइनस में 0.62। और ये बदलती रहती है, थोड़ी थोड़ी बातें वैज्ञानिक नई नई खोज करते रहते हैं। अब जो है माइनस में 0.74 माना जाता है। और हम भारतीय लोग इसको कौन सा तारा बोलते हैं, अगस्त्य तारा बोलते हैं। अगस्त भी एक ऋषि हुए हैं भारत के पुराने कथाओं में, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ऐसे देखने में लगते हैं। तीसरा जो स्टार है वो है रीजिल कैंटोरस, ये इसी का नाम है अल्फा सेंटोरी ए। जो हमने अल्फा सेंटोरी ए किया, जो सन के क्लोजेस्ट स्टार है, जो दूसरे नंबर पे है, इसी का दूसरा नाम है रीजिल कैंटोरस। और ये तीसरा स्टार है चमकीला, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसकी डिस्टेंस 4.37 एग्जैक्ट पीछे लाइट ईयर्स है। ब्राइटनेस लेवल इसका -0.28 है। ब्राइटनेस लेवल देखो बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये अब आपको लगता है घटना, ये बढ़ रहा है, ये माइनस में था 1.44, ये माइनस में 0.62 है, ये माइनस में 0.28। फोर्थ स्टार है वही आर्कटूरस, इसकी डिस्टेंस है 37 लाइट ईयर्स। ब्राइटनेस स्केल इसका माइनस में 0.05। इनके कोई इंडियन नेम नहीं है, इसका भी और इससे पहले जो आया था इसका भी। फिफ्थ है वेगा स्टार, इसका इंडियन नेम है अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं, ब्रह्म राशि भी बोलते हैं। इसकी डिस्टेंस 25 लाइट ईयर्स है। ब्राइटनेस स्केल इसके प्लस में आ गई 0.03। तो ये 5 स्टार्स थे जो सबसे ज्यादा चमकते हैं। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट्स है 8, पहले 9 माने जाते थे, फिर लास्ट में हमने प्लूटो को उसमें ड्वार्फ में मानना शुरू कर दिया, तो नहीं मानते। तो क्या सिर्फ ये 8 ही प्लैनेट्स हैं? ऐसा नहीं है, एक्सो प्लैनेट्स है, और भी प्लैनेट्स है। एक्सो प्लैनेट में मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो प्लैनेट है उनसे बाहर भी प्लैनेट्स है। सन इज नॉट द ओनली स्टार विद प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड इट। सन कोई अकेला स्टार नहीं है जिसके प्लैनेट्स है जो उसको ऑर्बिट करते हैं। मोर देन 6000 प्लैनेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बियॉन्ड द सोलर। हमारे सोलर सिस्टम से अलग भी 6000 के आसपास और प्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए गए हैं, विद न्यू वंस बीइंग फाउंड ऑल द टाइम, और नए मिलते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आज के बाद 10 दिन बाद जो है इसकी संख्या और बहुत बढ़ जाए। तो इनको हम एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम उससे अलग जो प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट एक्सो प्लैनेट जो है वाज डिस्कवर्ड इन 1992 में, पहला की डिस्कवरी हुई थी। एक्सो प्लैनेट्स फाउंड सो फार आर मोस्टली जुपिटर लाइक स्ट्रक्चर है इनकी, बहुत मैसिव है, जायंट है, बहुत बड़े बड़े हैं। फॉर ए प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ, किसी भी प्लैनेट पे लाइफ कब हो सकती है? इट इज थॉट दैट इट नीड्स टू बी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार वेयर द टेम्परेचर इज राइट फॉर लिक्विड। जैसे अर्थ पे पानी है, तो ऐसे ही ये तो सन से जुड़ा हुआ गया, जो और कोई स्टार है और उसके भी चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो वहां भी जीवन संभव है। कब? अगर उस स्टार से, हमारे सोलर सिस्टम से अलग कोई स्टार है, उसके इर्द गिर्द कोई प्लैनेट्स है, तो उस स्टार से अगर प्लैनेट की दूरी इतनी दूर हो कि वहां लिक्विड कोई रह सके, लिक्विड गर्म होके एकदम गैस ना बन जाए, तो वहां भी जीवन संभव हो सकता है। कई बार बातें चलती भी है कि बाहर भी कहीं जीवन संभव है, एलियन है, बातें भी चलती रहती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।